G7 समिट से पहले पीएम मोदी ऐसा कौन सा सीक्रेट खेल करने वाले हैं जिसकी भनक से दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं की हालत खराब। साइप्रस की जमीन से तुर्की और पाकिस्तान के लिए ऐसा कौन सा चक्रव्यूह तैयार हो रहा है जिसकी काट खोजना नामुमकिन सा हो जाएगा। अचानक एक छोटे से द्वीप पर लैंड होगा मोदी का प्लेन और पूरे यूरोप में मचने वाली है खलबली। तुर्की के खिलाफ क्या है सरप्राइज ग्रीस और अर्मेनिया प्लान। दोस्तों, G7 समिट जो इस बार कनाडा में 15 से 17 जून को होने वाली है, उसमें दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से मिलने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कदम होगा साइप्रस की धरती पर। और ये कोई मामूली डिप्लोमेटिक दौरा नहीं है, ये है जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर भारत का एक ऐसा खतरनाक दांव जिससे दुश्मन खेमे में खासकर तुर्की और उसके चेले पाकिस्तान में खलबली मचना तय है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर साइप्रस ही क्यों? दुनिया में इतने देश हैं तो साइप्रस में ऐसा क्या खास है? सवाल बड़ा है और इसका जवाब उससे भी बड़ा और सनसनीखेज है, क्योंकि साल 2026 की पहली छमाही में यानी जनवरी से जून 2026 तक साइप्रस के हाथ में होगी पूरे यूरोपियन यूनियन काउंसिल की कमान, उसकी प्रेसिडेंसी। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत के पास यूरोप में अपनी धाक जमाने का, अपनी बात मनवाने का और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का ये एक गोल्डन चांस है। और प्रधानमंत्री मोदी, जो जियोपॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, वो इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से कैसे जाने दे सकते हैं। ये दौरा भारत यूरोप में बढ़ती भूमिका का एक जीता जागता सबूत है, एक ऐसा कदम जो भारत EU संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये दौरा अपने आप में इतिहास भी रच रहा है। याद कीजिए, भारत की आयरन लेडी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1983 में साइप्रस गई थीं। उसके बाद भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 में साइप्रस का दौरा किया था और अब पूरे 23 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री साइप्रस की धरती पर कदम रख रहा है। इस लंबे गैप के बाद ये दौरा अपने आप में एक बड़ा संदेश है। इसका सीधा मतलब है कि साइप्रस अब भारत की फॉरेन पॉलिसी में कोई छोटा मोटा देश नहीं, बल्कि एक सेंट्रल प्लेयर, एक अहम रणनीतिक साझेदार बन चुका है, खासकर उस ईस्टर्न मेडिटेरेनियन इलाके में जहां आजकल जियोपॉलिटिक्स की आग लगी हुई है। और ये है तुर्की को सीधा, करारा और दो टूक जवाब। हाँ, वही तुर्की जो भारत के खिलाफ हथियार दे रहा था, हालिया संघर्ष में उसकी खूब मदद दे रहा था। अब वक्त आ गया हिसाब चुकता करने का। लिहाजा मोदी का ये दौरा उसी कड़ी की एक अहम शुरुआत है। दोस्तों, साइप्रस और तुर्की के बीच का ये विवाद कोई आज की मामूली चिंगारी नहीं है, बल्कि ये 1974 से सुलगती हुई एक ऐसी भयानक आग है जिसने एक पूरे शांतिप्रिय देश को बांट कर रख दिया, हजारों जिंदगियों को तबाह कर दिया। ये कहानी है धोखे की, ये कहानी है नाजायज कब्जे की, और ये कहानी है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सरेआम धज्जियां उड़ाने की। साल था 1974, वो काला साल जब तुर्की की फौजों ने बिना किसी उकसावे के साइप्रस पर हमला बोल दिया और उसके उत्तरी हिस्से पर, जो साइप्रस का करीब 36% इलाका है, गैर कानूनी कब्जा जमा लिया। इस वहशियाना हमले में हजारों बेगुनाह साइप्रियट नागरिक मारे गए। 2 लाख से ज्यादा ग्रीक साइप्रियट अपने ही वतन में, अपने ही देश में शरणार्थी बनने को मजबूर हो गए। उनके घर, उनकी जमीनें, उनकी दुकानें, सब कुछ उनसे छीन लिया गया। एक समय का मशहूर, जन्नत नशीन और खूबसूरत शहर वरोशा, जिसे फेमागस्टा के नाम से भी जाना जाता है, आज तुर्की के इस नाजायज कब्जे के बाद एक भुताह शहर बन चुका है, वीरान पड़ा है, अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहा रहा है। और इस नाजायज कब्जे को दुनिया की आंखों में जायज ठहराने के लिए, अपनी चोरी को सीनाजोरी से ढकने के लिए, तुर्की ने वहां खड़ी कर दी एक कठपुतली सरकार, जिसे वो बड़े शान से कहता है टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस, यानी TRNC। लेकिन दुनिया की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। तुर्की के अलावा किसी भी देश ने, जी हाँ, आपने सही सुना, दुनिया के किसी भी और देश ने इस TRNC को आज तक मान्यता नहीं दी है। अमेरिका हो, यूरोप के बड़े बड़े देश हों या फिर खुद संयुक्त राष्ट्र, सब इसे एक अवैध कब्जा, एक नाजायज सत्ता मानते हैं। यूनाइटेड नेशंस यानी UN ने इस पूरे मामले पर हमेशा साइप्रस का, यानी पीड़ित का साथ दिया है। UN का हमेशा से यही साफ कहना रहा है, साइप्रस एक है, अखंड है और उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का हर हाल में, हर कीमत पर सम्मान होना चाहिए। UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 541 जो 1983 में आया और रेजोल्यूशन 550 जो 1984 में आया ने तो बाकायदा तुर्की के TRNC की घोषणा को गैर कानूनी और अलगाववादी घोषित किया था और तुर्की को कड़ी फटकार लगाई थी। और ये सिलसिला आज 2025 में भी जारी है। सबसे ताज़ा तरीन UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2771/2021
1925 जो इसी साल 31 जनवरी 2025 को सर्वसम्मति से पास हुआ है, वो भी साइप्रस की एकता, शांतिपूर्ण समाधान और एक बाई कम्युनल बायजोनल फेडरेशन यानी द्विसामुदायिक द्विक्षेत्रीय संघ की स्थापना की बात को दोहराता है। इसी रेजोल्यूशन के तहत UNFCYP यानी साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना जो 1964 से वहां तैनात है का मैंडेट भी 31 जनवरी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब बिल्कुल साफ है, तुर्की पर इंटरनेशनल प्रेशर लगातार बना हुआ है और कम होने का नाम नहीं ले रहा। और यहीं पर आता है अखंड साइप्रस का मुद्दा, एक ऐसे साइप्रस का सपना जो फिर से एक हो, जिसकी एकता और संप्रभुता पूरी तरह से बहाल हो, जहां से विदेशी कब्जे का नामो निशान मिट जाए। भारत इसी सिद्धांत का, इसी अखंड साइप्रस की भावना का जोरदार समर्थन करता है और हमेशा से ये कहता आया है कि इस जटिल समस्या का समाधान UN के प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में ही होना चाहिए। दोस्तों, भारत और साइप्रस के रिश्ते कोई आज की कागजी दोस्ती नहीं है। ये दोस्ती दशकों पुरानी है, समय की कसौटी पर खरी उतरी है और आज चट्टान की तरह मजबूत है। दोनों देशों के बीच औपचारिक डिप्लोमेटिक संबंध 10 फरवरी 1962 को स्थापित हुए थे। तब से लेकर आज तक ये रिश्ता सिर्फ आगे ही बढ़ा है और हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा गहरा और अटूट हुआ है। साइप्रस ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा हर मुश्किल घड़ी में बिना किसी लाग लपेट के भारत का डटकर साथ दिया है। आप सोचिए, जब भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी स्थायी सदस्यता की दावेदारी पेश करता है तो साइप्रस भारत के समर्थन में खड़ा होता है। जब भारत न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में अपनी एंट्री के लिए संघर्ष करता है तो साइप्रस भारत की वकालत करता है। और याद कीजिए 1998 का वो दौर जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया था और कई बड़े देशों ने भारत पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। तब भी साइप्रस भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था और भारत भी दोस्ती निभाना बखूबी जानता है। भारत साइप्रस की संप्रभुता, उसकी स्वतंत्रता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता का पुरजोर समर्थक रहा है और हमेशा इस बात की वकालत करता आया है कि साइप्रस समस्या का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर ही होना चाहिए। अब ये दोस्ती सिर्फ मीठी मीठी बातों और डिप्लोमेटिक बयानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत में एक्शन में भी साफ साफ दिखाई दे रही है। दिसंबर 2022 में भारत और साइप्रस के बीच डिफेंस एंड मिलिट्री कोऑपरेशन यानी रक्षा और सैन्य सहयोग पर एक बहुत ही अहम MOU साइन हुआ। इसके अलावा साइप्रस भारत की अगुवाई वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA का भी सदस्य बन चुका है, जो ये दिखाता है कि दोनों देश सिर्फ आज के नहीं बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इस कहानी में ग्रीस एंगल भी बड़ा दमदार है। भारत सिर्फ साइप्रस के साथ ही अपनी दोस्ती को मजबूत नहीं कर रहा है, बल्कि तुर्की के एक और पड़ोसी दुश्मन ग्रीस के साथ भी अपनी दोस्ती को एक नए अभूतपूर्व लेवल पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी रणनीतिक साझेदारी के मुकाम तक ले गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2023 में ग्रीस का ऐतिहासिक दौरा किया था। पूरे 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये ग्रीस दौरा था। ये तुर्की के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द था। भारत और ग्रीस के बीच रक्षा सहयोग तेजी से परवान चढ़ रहा है। दोनों देशों ने 2030 तक अपने आपसी व्यापार को 2 गुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। और सबसे बड़ी बात, दोनों देश रीजनल सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी जैसे अहम मुद्दों पर बिल्कुल एक जैसी सोच रखते हैं। ग्रीस ने तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना के राफेल जेट्स की शानदार टैक्टिक्स और उनकी मारक क्षमता का डेटा भी मांगा है, ताकि वो भी तुर्की को सबक सिखाने के लिए तैयार रह सके। मतलब बिल्कुल साफ है, तुर्की के लिए अब चारों तरफ से घेराबंदी हो रही है और इस घेराबंदी का नेतृत्व कर रहा है भारत। भारत की रणनीति अब बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। तुर्की के जो भी पड़ोसी देश उससे परेशान हैं, जो उसकी विस्तारवादी नीतियों से तंग आ चुके हैं, जैसे कि साइप्रस, ग्रीस और यहाँ तक कि अर्मीनिया, उन सब के साथ अपनी दोस्ती को फौलादी बनाओ। तुर्की को उसी के बिछाए जाल में, उसी के पड़ोस में कूटनीतिक तौल पर पूरी तरह से घेरो, उसे अलग थलग कर दो। साइप्रस के जरिए भारत न सिर्फ यूरोपियन यूनियन की नीतियों को अपने पक्ष में प्रभावित कर सकता है, बल्कि अपने व्यापारिक और रणनीतिक हितों को भी और मजबूती से साध सकता है। ये भारत के लिए यूरोप का दरवाजा और चौड़ा करने जैसा है। और ये कहानी सिर्फ साइप्रस पर ही खत्म नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट से लौटते वक्त क्रोएशिया भी जाएंगे और ये भी यूरोपियन यूनियन का एक अहम सदस्य देश है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। ये दिखाता है कि भारत अब यूरोप में अपनी पैठ कितनी तेजी से, कितनी चतुराई से और कितनी गहराई तक जमा रहा है। और याद है आपको IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का वो महत्वाकांक्षी, वो क्रांतिकारी सपना?
साइप्रस अपनी बेहद अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन के साथ भूमध्य सागर में अपनी स्थिति के कारण इस मेगा प्रोजेक्ट में एक महत्वपूर्ण कड़ी, एक अहम ट्रांसशिपमेंट नोड बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा इस दिशा में भी नए रास्ते खोल सकता है, जिससे भारत का व्यापार यूरोप तक और ज्यादा सुगम और ज्यादा तेज हो जाएगा। ये IMEC चीन के BRI का एक जबरदस्त तोड़ साबित हो सकता है। ये सब कुछ दिखाता है मोदी डॉक्ट्रिन का असली असर, उसकी ताकत। भारत अब सिर्फ अपने पड़ोस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल पार्टनर्स के साथ मिलकर नए गठजोड़ बनाकर अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए और भारत के दुश्मनों को उनकी औकात दिखाने के लिए नए असरदार और चौंकाने वाले समीकरण बना रहा है।